नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान विद्या संबल योजना के बारे में। जैसा कि आज सभी को पता है, राजस्थान में चारों तरफ सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही है कि राजस्थान विद्या संबल योजना, राजस्थान विद्या संबल योजना। बहुत सारे कैंडिडेट इस बात को लेकर के खुश हो रहे हैं कि हमें बिना परीक्षा के, बिना भर्ती के हमें नौकरी मिल रही है। लेकिन बहुत सारे लोग जो समझदार है उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। क्या वास्तव में उन सभी कैंडिडेट के साथ धोखा किया जा रहा है? क्या सरकार उन सभी को अंधेरे में रख करके खुद का फायदा कर रही है? क्या है राजस्थान सरकार की सच्चाई? किस प्रकार ये कैंडिडेट के साथ धोखा कर रही है? क्या कैंडिडेट को अंधेरे में रखा जा रहा है? ये राजस्थान विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी आखिर है क्या? किस प्रकार, कौन कौन से क्षेत्र में ये टीचर्स को जो है अस्थायी रूप से लगाएगी? क्या आने वाले समय में ये भर्ती जो है स्थायी हो पाएगी? किस प्रकार, यदि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ने इसका आवेदन कर दिया है, अगर मान लो आवेदन करने के बाद उसको रख दिया गया है, उसको लगा दिया गया है गेस्ट फैकल्टी के तौर पर, तो क्या उसको परमानेंट रखा जाएगा या उसके कुछ दिनों बाद उसको हटा दिया जाएगा? उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या उसके पास शर्तें होनी चाहिए, क्या क्या उनके पास पात्रताएं होनी चाहिए, कौन पात्र व्यक्ति इसका आवेदन कर सकता है और किस प्रकार उसकी सैलरी जो है उसके अकाउंट में आएगी या सैलरी का जो है किस प्रकार से निस्तारण किया जाएगा? तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन डिटेल से इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं गजानन शर्मा और स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट जानकारी चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान विद्या संबल योजना यानी कि गेस्ट फैकल्टी योजना क्या है। तो चलिए अपन बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान विद्या संबल योजना जो है राजस्थान सरकार के द्वारा एक प्रकार की अस्थायी योजना चलाई गई है, जिसका उद्देश्य है 196 करोड़ रुपए की जो लागत से जो है प्रति महीने जो है शिक्षकों को स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, इसके अलावा छात्रावासों के अंदर या कंप्यूटर अनुदेशक के रूप में अस्थायी रूप से उनको लगाना और अपनी खुद की बचत करना। जी हाँ दोस्तों, सरकार आपको अंधेरे में रख करके खुद की बचत कर रही है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अगर मान लीजिए सरकार के द्वारा अगर इन कैंडिडेट को अगर वास्तविक भर्ती निकाल करके, स्थायी भर्ती निकाल करके यदि इनका चयन किया जाता, इनको रखा जाता, तो सरकार के कितने हजार करोड़ रुपए खर्च होते। लेकिन जैसा कि आपको पता है, सामने इलेक्शन का टाइम है, सरकार अपना खुद का फायदा देख रही है। और जैसे ही मान लीजिए, क्योंकि आपको जैसा खुद सभी को पता है कि राजस्थान में इस भर्ती से ही आपको पता चल गया कि 76,791 पदों पर अस्थायी भर्ती आई है। 76,791 पदों पर अस्थायी भर्ती आई है। कहने का मतलब राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के 76,791 पद खाली है, तभी सरकार के द्वारा इस भर्ती को निकाला गया है। यानी ये बात तो बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि राजस्थान सरकार के अंदर, स्कूलों के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर और उसके अलावा छात्रावासों के अंदर पद तो खाली है। यानी कहने का मतलब है, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले 2027 में जैसे ही सरकार बनेगी, उनको जो है 100% भर्ती निकालनी पड़ेगी। जैसे ही भर्ती निकाली जाएगी, जैसे ही सरकार के द्वारा चयन प्रक्रिया के द्वारा भर्ती निकाली जाएगी, तो ये जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो आप मेरे मित्रगण लगे हो, मेरे भाई बंधु लगे हो, आपका क्या होगा? जैसे ही वहाँ पर स्थायी टीचर का जो है सत्यापन हो जाएगा, स्थायी टीचर आ जाएगा, आपको उठा के फेंक दिया जाएगा। क्या होगा आपका? क्योंकि दोस्तों, ये बीजेपी सरकार ने अभी आपके लिए कोई अनोखा काम नहीं किया है। कुछ टाइम पहले जो है राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने भी इस प्रकार की एक योजना लाई थी। उसका क्या हुआ? जैसे कॉलेज के अंदर बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर चयन प्रक्रिया के द्वारा गए थे, इसी सीधी भर्ती के द्वारा गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगे थे। कहने का मतलब, जैसे ही नए लोग जो चयन प्रक्रिया के द्वारा वास्तव में जो है नौकरी देकर के आए थे, उन लोगों के आने के बाद उनको हटा दिया गया। अब जैसे उनको हटा दिया गया, तो जो पहले जो लोग लगे थे गेस्ट फैकल्टी के रूप में, उनका क्या? वो लोग अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। वो लोग अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उनका हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो आना जाना कुछ ही नहीं है। आप लोग भी अगर मान लीजिए इसके अंदर अगर जाते हैं, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि इसमें केवल उन्हीं लोगों को जाना है जो वास्तव में, जिनके पास किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है, वास्तव में उनको नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या कोई लंबे टाइम से नौकरी की तैयारी कर रहा है, वास्तव में वो परेशान हो गया है, तो वो व्यक्ति जो है उसके अंदर जाकर के इसका फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों, इसके मैं डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ कि वास्तव में इसकी सच्चाई है क्या। तो जैसा कि आपको पता है कि विद्या संबल योजना राजस्थान सरकार के द्वारा एक लाई गई एक शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए स्कूलों में, छात्रावासों में,
कॉलेज में, कंप्यूटर अनुदेशक में या अन्य क्षेत्र में शिक्षकों की पूर्ति करने के लिए एक योजना लाई गई है, जिसका उद्देश्य है 76,791 रिक्त पदों को भरना। जी हाँ दोस्तों, प्रति महीने 196 करोड़ रुपए की लागत से जो है राजस्थान सरकार इन शिक्षकों को यहाँ पर लगाएगी, लगा करके जो है खाली पदों को भरेगी। और किस प्रकार ये प्रक्रिया होनी है इसकी अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ये जो टीचर लगाए जाएंगे ये स्कूल में, कॉलेज में, छात्रावास में, इन सभी जगह पर लगाए जाएंगे। और ये जो भर्ती है मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ये भर्ती स्थायी भर्ती नहीं है दोस्तों। ये भर्ती एक प्रकार की अस्थायी भर्ती है, यानी कि आने वाले समय में यदि मान लीजिए स्थायी भर्ती आ गई तो आपको स्थायी भर्ती आने पर जो नए कैंडिडेट आएंगे उनके लगने पर आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। आप यहाँ से हट करके आप भले कोर्ट में चले जाना या किसी के पास चले जाना, इसका होना कुछ ही नहीं है। क्योंकि आपको खुद को पता है ये भर्ती कुछ टाइम पहले जो राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार के द्वारा भी लाई गई थी। बहुत सारे लोग इसके अंदर आए थे, वो लोग अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं कि हम लोग पिछले 5 साल से हमने कॉलेज में काम कर लिया, 5 साल से हमने स्कूलों में काम कर लिया, लेकिन अभी तक हमारे को फिक्स नहीं करा है। हम लोग गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगे थे, लेकिन अभी तक आपने हमारे को फिक्स नहीं करा, परमानेंट नहीं करा है। तो क्योंकि सरकार ने पहले ही आपको उसके अंदर बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था 76,791 पदों पर अस्थायी भर्ती। इसमें सरकार का पूरा फायदा, यदि अगर मानो सरकार आपके लिए अगर परमानेंट भर्ती निकालेगी तो सरकार को तो पता नहीं कितने हज़ार करोड़ रुपए का खर्च होगा। लेकिन अभी सरकार 27 तक भर्ती निकालेगी, अभी नहीं निकालेगी क्योंकि उनको पता है आगे आने वाले टाइम में इलेक्शन है, उस समय भर्ती निकालेगी तो सरकार ये देखेगी हमारा चारों तरफ से क्या होगा, उजाला होगा। लोग ये देखेंगे कि हाँ सरकार ने भर्ती निकाली है। लेकिन ये जो मेरे भाई लोग जो साल 2 साल यहाँ पर रहेंगे, अस्थायी रूप में रहेंगे, उनका होने वाला क्या है। आप सोचो एक बार कि आपके लिए इसके फ़ायदा है। हाँ, तो उसके अंदर आप वो लोग भर सकते हैं जो वास्तव में लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, परेशान हो गए, वो लोग भरिएगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसको कहाँ पर लगाया जाएगा आपको, यदि आप इस प्रक्रिया के तहत यदि आप फॉर्म भरते हैं तो जैसे आपको स्कूलों के अंदर लगा दिया, आपको कॉलेज में लगा दिया, कंप्यूटर अनुदेशक के रूप में लगा दिया, छात्रावास में लगा दिया, तो कहने का मतलब है अलग अलग क्षेत्र में इसका अलग अलग जो है भुगतान होता है। दोस्तों अपन बात करने वाले हैं कि जो चयन प्रक्रिया है ये किस प्रकार से होनी है। तो पहले बात तो ये है कि इसमें ये एक सीधी भर्ती है, इसमें किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होना है। इसके लिए क्या होता है कि सरकार क्या करेगी, प्रत्येक ज़िले के अंदर एक कमेटी बनाएगी और वो कमेटी कलेक्टर के अंडर में बनेगी। कलेक्टर क्या करेगा, इसके लिए एक कुछ चुनिंदा लोगों की एक कमेटी बनाएगा और कमेटी बना करके जो लोग इसके लिए आवेदन करेंगे, आवेदन करने वाले लोगों की एक मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर लोगों को जो है इसके अंदर चयन दिया जाएगा। तो ये तो बात हुई कि किस प्रकार इसका आवेदन करना है। हालांकि इसका भी जो है आवेदन करने के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, हालांकि आने वाले समय में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है कि कब तक जो है आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी निम्नतम शैक्षणिक योग्यता होती है उसको वो सारे डॉक्यूमेंट उसके पास होने चाहिए। उसके अलावा अगर मान लो अलग से आपने कोई विशेष कोर्स कर रखा है तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा दीजिए। या निम्नतम शैक्षणिक योग्यता, जैसे मान लीजिए किसी ने बीएड कर रखा है, किसी ने एमएससी कर रखा है, किसी ने एमए कर रखा है, कॉलेज के अंदर जाता है तो व्यक्ति अगर मान लो उसने को नेट कर रखा है, तो जो भी आपने निम्नतम शैक्षणिक योग्यता कर रखी है आपको वो डिग्री लगानी पड़ेगी। दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि इसकी सैलरी प्रक्रिया है वो क्या होगी। पहले तो क्या होता था कि बहुत सारे स्कूलों के अंदर गेस्ट फैकल्टी के रूप में टीचर्स को लगाया जाता था। तो टीचर्स को लगाने पर वहाँ पर जो एचएम होता था, हेडमास्टर या प्रिंसिपल होता था, वो उस स्कूल के कोष से या सरकार से लिखित में कुछ दे करके वो खुद जो है उस टीचर का पेमेंट करता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या है कि ये प्रक्रिया राजस्थान सरकार के द्वारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में जब ये भर्ती निकाली गई तो अभी क्या होगा कि इसके अंदर जो कैंडिडेट स्कूलों के अंदर या कॉलेज में या छात्रावास में कहीं पर लगेंगे तो उनका जो पेमेंट होगा वो बाकायदा सीधा सीधा उनके अकाउंट के अंदर आएगा। अब अपन पेमेंट की बात करते हैं कि पेमेंट किसको कितना मिलना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर मान लो कोई कैंडिडेट यदि फर्स्ट ग्रेड के लिए आवेदन करता है तो यदि वो स्कूल में जाएगा, स्कूल में जाकर के फर्स्ट ग्रेड पर के लेवल पे यदि पढ़ाता है तो उसको प्रति घंटे 400 रुपये दिए जाएंगे। और कहने का मतलब है कि उसको मंथली जो है 30,000 रुपये का जो है वेतन दिया जाएगा। फर्स्ट ग्रेड में पढ़ाने वालों के लिए प्रति घंटे 400 रुपये और मंथली 30,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार सेकेंड ग्रेड लेवल पे यदि कोई बंदा पढ़ाता है तो उसके लिए
प्रति घंटे 350 रुपये दिए जाएंगे। और यदि मंथली की अपन बात करते हैं तो मंथली उसको जो है 25,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार अपन थर्ड ग्रेड की बात करते हैं तो थर्ड ग्रेड के लिए अपन आवेदन की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति थर्ड ग्रेड के लेवल पे पढ़ाता है, उसका आवेदन करता है और पढ़ाने के दौरान उसको जो प्रति घंटे 300 रुपये के हिसाब से वेतन दिया जाएगा और मंथली जो है 21,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। ये तो वही बात स्कूल की। अब मैं बात करता हूँ कॉलेज लेवल यानी स्नातक लेवल तक की बात करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति कॉलेज में रह करके अगर मान लो आचार्य के रूप में, सह आचार्य के रूप में, या अगर मान लो प्रिंस वहाँ पर आचार्य के रूप में पढ़ाता रहता है तो वहाँ पर जो है उसकी जो है न्यूनतम जो सैलरी होगी वो 45,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये तक की रहने वाली है। तो जैसे उसके अलावा अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक हो गया या छात्रावास वगैरह हो गया, तो यहाँ पर इन लोगों की जो है सैलरी जो है दोस्तों 21,000 रुपये के लगभग रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि किस प्रकार जो है किस किस को कितना वेतन मिलना वाला है। दोस्तों अपन बात करते हैं कि ये जो भर्ती है ये एक प्रकार की अस्थायी भर्ती, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी बढ़िया तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं वो आप बढ़िया तरीके से तैयारी में लगे रहें। जिनके पास वो जो वास्तव में तैयारी करते करते उब गए हैं या जिनके पास कोई सोर्स नहीं है वो व्यक्ति इसमें जाकर के लग सकता है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा अभी भी कि ये सरकार के द्वारा आपको भ्रमित किया जा रहा है। सरकार के द्वारा अभी तक ये आपको भ्रमित किया जा रहा है। यदि सरकार को अगर आपको वास्तव में रियल में लेना ही होता तो सरकार क्या करती है, आपके लिए परमानेंट वैकेंसी निकालती। परमानेंट वैकेंसी निकाल करके आपको उसमें वास्तविक चयन देती है कि नहीं। क्योंकि अगर सरकार को अगर लेना ही होता, सरकार कब लेगी, क्योंकि जब सरकार का मुंह सबके सामने आएगा, कहने का मतलब 2027 में जब इलेक्शन होंगे उस समय भर्ती निकालनी पड़ेगी। क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि 76,791 पदों पर भर्ती आई है, मतलब भर्ती तो है, पद तो खाली है, मतलब आने वाले समय में सरकार को पद निकालने पड़ेंगे। सरकार की खुद की मजबूरी है, पद निकालने पड़ेंगे। क्योंकि सरकार को यदि सत्ता में रहना है तो सरकार को वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। तो आप इस बात के लिए चिंतित मत होइए कि आने वाले समय में भर्ती नहीं आएगी, कि सरकार ने लगभग 1 लाख पौने लाख पदों की भर्ती निकाल दी है और मैं तो इसमें लग जाऊं और मेरी तैयारी को छोड़ दूं। मैं तो एक ही बात कहूंगा, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो और बढ़िया तरीके से तैयारी करने लग जाइए। और जो व्यक्ति अगर मान लो परेशान हो गया है या जिसके पास सोर्स नहीं है वो व्यक्ति क्या करें, इसके लिए आप आवेदन करिएगा। हाँ, बढ़िया चीज़ है, आवेदन करिए। क्या पता आने वाले समय में हो सकता है इसको परमानेंट कर दे। लेकिन पिछले सालों में जो भर्ती आई है उसमें तो किसी को आज तक परमानेंट नहीं किया गया है। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी है तो परमानेंट कर दे, लेकिन परमानेंट नहीं किया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट सेशन के द्वारा अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।